अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 9th की बायोलॉजी में आज हम लोगों ने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि पौधों के अंदर वाटर किस तरीके से जड़ों से पत्तों तक जाता है और इसी तरह जो पत्ते में फूड बनती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आज हम लोग शुरू करने लगे हैं भाई ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ज़ाहिरी बात है, इंसान एक मल्टी सेलुलर जानदार है। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए से मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे हम गैसेज अंदर लेके आए, हमने हवा खींची, वो हवा हमारे फेफड़ों में आई, लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई, लेकिन वो सिर्फ लंग्स को नहीं चाहिए। उस ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे हाथों को भी है, हमारे पैरों को भी है, हमारे हर बॉडी सेल को है। तो सोचिए वो कैसे पहुँचेगी। वो ऑक्सीजन जो आपके फेफड़े में है वो फेफड़ों से फिर कैसे आपके पैरों तक जाएगी, आपके फेस तक जाएगी। कोई सिस्टम चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम जो उस ऑक्सीजन को लेके जाए। इसी तरीके से सोचिए हम खुराक खाते हैं, वो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैदे वगैरह में चली जाती है, लेकिन फूड की ज़रूरत सिर्फ हमारे मैदे को नहीं है, बल्कि फूड की ज़रूरत हमारे हर सेल को है। तो डेफिनेटली हमारे हाथों को भी चाहिए, पैरों को भी चाहिए, सर को भी चाहिए, ताकि हमारी पूरी बॉडी ग्रो कर सके। अब वो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे जाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इंसानों के अंदर और जितने भी हायर एनिमल हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए दो सिस्टम्स होते हैं। उन दोनों सिस्टम्स में से एक किस सिस्टम का नेम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से जाहिर है खून का जो सर्कुलेशन का सिस्टम है, यानी दरअसल ब्लड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। जिस भी चीज़ को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे की तरफ भेजना हो उसको खून में शामिल कर दिया जाता है। अब ब्लड बॉडी के अंदर क्योंकि हर टाइम सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उस फूड को लेके ब्लड उसकी लोकेशन तक, उसकी मंजिल तक ले जाता है जिस भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट करनी हो। तो पहला सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक और सिस्टम भी है हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका नेम है लिम्फेटिक सिस्टम। आज हम इन दोनों सिस्टम पे बात करेंगे, खून का जो दौरान खून का सिस्टम है उस पर भी, और लिम्फेटिक सिस्टम इस पे हम बात नहीं करेंगे, ये हमारे 9th के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जनरली बता देता हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या है, हमारी खून की नालियों में से वाटर वगैरह निकलकर बाहर चला जाता है सेल्स के इर्द गिर्द। तो सेल्स के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है वो टिश्यू फ्लूइड उसको कहते हैं। टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है वो टिश्यू फ्लूइड है, और उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी उसको दोबारा ब्लड में शामिल भी किया जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी कुछ नालियाँ वगैरह होती है, जैसे मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी नालियाँ होती है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तमाम वर्टिब्रेट में यही सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की भी दो टाइप्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। अब नाम से जाहिर है ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, खून की नालियों में से खून बाहर आ जाता है। ये सिस्टम पाया जाता है जी कुछ आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स किनको कहते हैं? आर्थ्रोपोड कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, हशरात को। यानी अगर आप हशरात की बॉडी को देखें, फॉर एग्जांपल आप कॉकरोच की बॉडी को जहन में लेके आए। अब कॉकरोच की बॉडी ये समझ लो उसका हेड है, ये उसका जी थॉरैक्स है, फिर ये उसका पिछला हिस्सा है, हेड थॉरैक्स एब्डोमेन वगैरह। अब डेफिनेटली उसके अंदर भी एक पंपिंग ऑर्गन यानी एक हार्ट मौजूद है, ये समझ लो उसका हार्ट है। अब हार्ट उसका ब्लड को पंप करेगा कुछ नालियों के अंदर, ये जी वो नालियाँ जिनके अंदर ब्लड को पंप किया गया। अब ब्लड उसकी बॉडी के अंदर आया और बॉडी के अंदर आके नालियों से बाहर आ गया और पूरी बॉडी में ब्लड फैल गया यूं करके। ये सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड यहाँ से आया, बॉडी के अंदर डायरेक्ट फैल गया, नालियों से बाहर निकल आया, ठीक है, और ब्लड ने गैसेस वगैरह दी बॉडी ऑर्गन को और दोबारा ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में भेज दिया गया। ये सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड नालियों में से बाहर आ जाता है, ये सिर्फ आर्थ्रोपोड में होता है। दूसरी तरफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ह्यूमंस में। इस सिस्टम के अंदर ब्लड कभी भी नालियों से बाहर नहीं आता, ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर ही रहता है। जैसे हमारे जिस्म में हमें ये फील होता है कि शायद ब्लड नालियों से बाहर है,
ऐसा नहीं होता। दरअसल हमारे अंदर कुछ बड़ी नालियाँ होती है जिनको आर्टरीज़ कहते हैं। वो आर्टरीज़ जब दिल से निकलती है, वो बड़ी बड़ी नालियाँ खून की मेजर नालियाँ हैं, वो सेल्स में जाके डिवाइड हो जाती है। वो इतनी बारीक डिवाइड हो जाती है कि आप यूँ समझ लें कि ये जो हमारी फिंगर की टिप है, इसमें लाखों नालियाँ होंगी, बारीक तरीन खून की नालियाँ, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो खून कभी भी नालियों से बाहर नहीं आता, बल्कि नालियाँ डिवाइड होती जाती है। जैसे यूँ समझे कि ये एक बड़ी नाली है, ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड होने लग गई सेल के अंदर जाके, यूँ डिवाइड होती जा रही है, छोटी से छोटी, स्मॉलर से स्मॉलर बनती जा रही है, सेल्स को, हर सेल तक ये पहुँच रही है कैपिलरीज। और सेल को ऑक्सीजन देने के बाद ये कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन करने लग गई। अब ये वेन्स बनाएंगी और वेन्स उस ब्लड को लेके वापस चली जाएगी हार्ट की तरफ। यूँ है कि ब्लड कभी भी नालियों से बाहर नहीं आता, बल्कि नालियाँ इतनी बारीक हो जाती है कि वो हर सेल के इर्द गिर्द मौजूद है। ये सिस्टम कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसानों में होता है, यानी तमाम वर्टिब्रेट में। और इसके 3 कंपोनेंट है। हिस्सों की बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं। नंबर 1 ब्लड। पता है हमें कि ब्लड फ्लूइड है, यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट वाला मटेरियल है जिसने ट्रांसपोर्ट करनी है। नंबर 1 इज़ ब्लड, यानी खून। नंबर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए, हार्ट, यानी पंपिंग ऑर्गन। ब्लड तो है, ब्लड को पंप करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए जो उस खून को मुसलसल पंप करे, और वो होता है जी दिल हमारा। नंबर 3 ब्लड वेसल्स। तीसरी चीज़ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए चाहिए वो है खून की नालियाँ। तो ये 3 कंपोनेंट है हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगले तमाम लेक्चर्स में हम इन 3 कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। हार्ट पे बात करेंगे, लंग्स, हार्ट के अलावा हम ब्लड वेसल्स पे बात करेंगे और ब्लड पे बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं जी, ब्लड क्या है। अब इतना आप सबको पता ही है कि खून हमारी बॉडी के अंदर है और रेड कलर का खून होता है। ये ब्लड को हम डिफाइन यूँ करते हैं, हम कहते हैं ब्लड इज़ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट। ये हम ब्लड की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ये एक मखसूस, स्पेशलाइज्ड मीन मखसूस कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यूज़ की एक टाइप है। 9th के चैप्टर 4 में टिश्यूज़ की टाइप लिखी हुई है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो बॉडी के अंदर राब्ते का काम करे, कनेक्शन का काम करे। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि जो बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। याद रखें कि हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कुछ और भी है। ब्लड के अलावा बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड बॉडी में कितना होता है, मैंने लिखा है ब्लड आपकी बॉडी का 1/12 हिस्सा है, 1/12 ऑफ योर बॉडी। अगर मतलब आपका वेट 12 किलोग्राम है तो आपके अंदर 1 किलोग्राम ब्लड होगा। अगर आपका वज़न 24 किलो है तो 2 किलो ब्लड होगा। 60 केजी के इंसान में 5 लीटर या 5 केजी ब्लड होगा। यानी अगर कोई 60 किलो का बंदा है उसमें एवरेज ब्लड कितना होगा, 5 लीटर। तो ये 5 लीटर एवरेज ब्लड है। यानी अगर आमतौर पे पूछा जाए आपसे कि इंसान में कितना ब्लड है, तो एवरेज हम बताते हैं, एवरेज, क्योंकि एवरेज वेट इंसानों का होता है 60 किलोग्राम, तो उस हिसाब से एवरेज ब्लड इंसानों में है 5 लीटर। तो ये कुछ ब्लड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। ब्लड क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एक सोल्यूशन टाइप होता है, एक लिक्विड है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हल होती हैं। तो ब्लड के बेसिकली 2 पार्ट है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड सेल्स, यानी खून के अंदर जो सेल्स है वो, और सेल लाइक बॉडीज़, यानी सेल्स से मिलती जुलती कुछ चीज़ें। हमारे खून में 2 किस्म की चीज़ें हैं। जैसे आप समझ लीजिए ये आपकी खून की एक नाली है। इस खून की नाली में एक तो लिक्विड सा होगा, ठीक है, ये लिक्विड सा है। इस लिक्विड के अंदर कुछ चीज़ें डिज़ोल्व होंगी, जो बड़ी बड़ी होंगी साइज़ में, उनको ब्लड सेल्स बोलेंगे या सेल लाइक बॉडीज़ बोलेंगे। 2 किस्म की चीज़ें हैं ब्लड में। पहले ब्लड सेल्स पे बात करते हैं। आपने इन तीनों के नाम सुने होंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। 3 ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स के अलावा दूसरी चीज़ जो है उसका नेम है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा दरअसल बच्चों एक लिक्विड का नेम है। प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसके अंदर ब्लड सेल डिज़ोल्व है। जैसे पानी है, उस पानी के अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें हल कर दें, ठीक है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड है जो कि आपके ब्लड में 55% होगा और ब्लड सेल सिर्फ 45%, यानी ब्लड सेल्स कम है। प्लाज्मा जो कि वाटर है जिसने अपने अंदर ब्लड सेल्स को और चीज़ों को हल किया हुआ ज़्यादा है।
ये एक डायग्राम है, इसमें मैंने दिखाया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि प्लाज्मा को और ब्लड के सेल्स को अलग अलग करना, कैसे कर सकते हैं। हमने ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड निकाल लिया, ये ब्लड है जी, ब्लड का कलर रेड होता है, हमें पता है, ये ब्लड है। अब इस ब्लड में आप चाहते हैं प्लाज्मा अलग हो जाए, ब्लड सेल्स अलग हो जाए, तो इसके अंदर एक केमिकल डालेंगे, उस केमिकल का नेम होगा एंटीकोएगुलेंट। ब्लड के अंदर आपको क्या शामिल करना पड़ेगा, एंटीकोएगुलेंट। एंटी मीन अगेंस्ट यानी खिलाफ, एंड कोएगुलेंट मीन जमने देना, ऐसा मटेरियल जो खून को क्लॉट ना करने दे, ब्लड क्लॉटिंग ना करने दे। अब ज़रा देखें, ये है जी ब्लड, इसके अंदर हमने मिला दिया एंटीकोएगुलेंट। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड आपकी बॉडी से जब बाहर आता है जमने लगता है, जैसे हम कुर्बानी पे जानवर ज़िबा करते हैं, उसका खून बाहर निकलता है तो फ़ौरन वो ब्लड जमने हार्ड होने लग जाता है। हम अगर ब्लड के अंदर ये केमिकल डाल दें एंटीकोएगुलेंट, ये ब्लड को जमने नहीं देगा। अब थोड़ी देर उस ब्लड को रखे, ये जैसे इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड है, इसको थोड़ी देर स्टिल छोड़ दे, साकन छोड़ दे, इसको हिलाए नहीं, तो क्या होगा, थोड़ी सी देर के बाद जो ब्लड के सेल हो गए, क्योंकि वो वजनी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, ब्लड के सारे सेल्स। प्लाज्मा क्योंकि लिक्विड है तो वो ऊपर तैरने लग जाता है, प्लाज्मा यहाँ पे यूँ ऊपर तैरने लग जाता है। यूँ थोड़ी सी देर के बाद हम एंटीकोएगुलेंट शामिल करके प्लाज्मा को और ब्लड के सेल्स को अलग कर लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये ऊपर वाला ये प्लाज्मा है और प्लाज्मा के नीचे ये सारे ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल नीचे चले जाते हैं, वाइट ब्लड सेल थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। अब जी हमारा आज का मेन टॉपिक ये प्लाज्मा है। हम प्लाज्मा पे तफसील से बात करते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्लाज्मा में बता चुका हूँ, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है जिसमें सेल्स डिजोल्व है। इस लिक्विड में बेसिकली दो किस्म की चीज़ें हैं प्लाज्मा में, एक वाटर है यानी पानी, और उस वाटर के अंदर कुछ डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस है। वाटर कितने परसेंट है प्लाज्मा में, बहुत ज़्यादा है, 90 से लेके 92% प्लाज्मा में वाटर ही है, यानी प्लाज्मा बेसिकली पानी ही है। उसमें डिज़ोल्व चीज़ें कितनी है, क्योंकि 90 से 92% तो वाटर हो गया, 8 से 10% उसमें कुछ हल शुदा यानी डिज़ोल्व्ड चीज़ें हैं। अब ये पानी हो गया, डिज़ोल्व चीज़ें देखते हैं कौन कौन सी है। ये बड़ा इजी सा करके मैंने ग्राफ बनाया हुआ है कि साल्ट है पानी में, प्रोटीन्स हैं, फूड है, वेस्ट भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। ठीक है, अब जी पहले देखते हैं ब्लड के अंदर साल्ट्स कौन कौन से हैं। साल्ट से मुराद होता है, आपको पता है, नमकियात। हमारे खून में नमकियात भी होती है, बल्कि अगर खून का जायका चखा जाए तो ब्लड हमारा हल्का सा नमकीन होता है। ब्लड में साल्ट होती है 0.9%, यानी टोटल जो 8 to 10% डिज़ोल्व चीज़ें हैं ना, उसमें ऑलमोस्ट 1% के करीब साल्ट है। कौन सा साल्ट सबसे ज़्यादा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो आम नमक आप खाते हैं उसको NaCl कहते हैं, वो आपके ब्लड में 0.9% है। फिर कुछ कार्बोनेट, ये भी साल्ट होते हैं, कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3, ये भी आपके ब्लड में होते हैं। फिर बाइकार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है HCO3, ये भी आपके ब्लड में होते हैं। और कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह के साल्ट होते हैं ट्रेस में। ट्रेस का मतलब होता है कलील, बहुत कम मिकदार में ये भी आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो साल्ट है ये आपके ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई एक साल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए, ब्लड की pH चेंज हो जाती है। pH ब्लड की कितनी है, 7.4, ये नॉर्मल pH है। और अगर साल्ट की मिकदार कम हो जाए, मतलब नमक आपके ब्लड में बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड की pH 7.5 हो गई, साथ ही आपका BP शूट कर जाएगा। नमक आप ज़्यादा खा ले, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो साल्ट की मिकदार बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, डिज़ोल्व चीज़ें जो प्लाज्मा में हल है। दूसरी चीज़ है जी प्रोटीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7 से 9% प्रोटीन, यानी सबसे ज़्यादा जो डिज़ोल्व चीज़ प्लाज्मा में होती है वो प्रोटीन ही है। 3 अहम प्रोटीन्स है, एक का नेम है फिब्रिनोजन, एक का नेम है एल्ब्यूमिन, एक का नेम है एंटीबॉडीज़। पहले फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करती है, एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, खून को जमाने वाली प्रोटीन है। जैसे बॉडी पे कहीं पे कट लग जाए, खून थोड़ी देर निकलता है, निकल के फिर जमने लग जाता है, खिंड सा बन जाता है। क्यों बनता है ब्लड के अंदर ये प्रोटीन, फिब्रिनोजन ने? ये सिर्फ तब काम करती है जब आपके ब्लीडिंग हो रही हो, उस वक्त ये खून को, जब ब्लड का सामना एटमॉस्फेयर से यानी हवा से होता है तो खून जमने लगता है। दूसरे नंबर पर ब्लड में होती है एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन क्या करती है, वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती है। आपके ब्लड के अंदर पानी की मिकदार को, क्योंकि पानी भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बरकरार रखती है, और वाटर के अलावा साल्ट को भी। तो साल्ट और वाटर की मिकदार को मेंटेन रखने के लिए होती है एल्ब्यूमिन। नंबर 3, जो तीसरी प्रोटीन हमारे ब्लड में है वो है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है ये डिफेंडर्स है, जरासीमों को मारने वाली प्रोटीन्स है। डिफेंड बॉडी को करती है, जरासीमों को मारती है, यानी कोई जरासीम हम पे अटैक करे ना तो ये उसको मार देती होती है एंटीबॉडीज़। अब जी और चीज़ें भी कुछ प्लाज्मा में हल है, जैसे डाइजेस्टेड फूड, जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जज़ब होती है, जज़ब होकर ब्लड में आ जाती है। यानी जो हम खुराक खाते हैं वो मैदे के अंदर गई, मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाती है। तो ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी के हर सेल को देता है, आपके ब्रेन को, आपके हर पार्ट को देगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड भी होती है। कहाँ से डाइजेस्ट हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आपने खाई है वो एब्जॉर्ब होकर वो भी ब्लड में शामिल है। इसके अलावा जी ब्लड में वेस्ट भी होते हैं, जो सेल्स वेस्ट बनाते हैं वो भी ब्लड में शामिल होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, ठीक है। उस वेस्ट को फिर किडनी निकाल देते हैं, किडनी पेशाब के ज़रिए अलग कर देते हैं। फिर ब्लड में हार्मोन्स भी होते हैं, और इवन एक चौथी चीज़ भी होती है जिसको आप कह सकते हैं गैसेस। जो गैसेस आपने लंग में लेके गए हैं सांस के दौरान, वो लंग से ब्लड में आई और ब्लड फिर उसको पूरी बॉडी के हर सेल्स को देता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, यहीं तक है। इससे अगले लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पे बात करेंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।